हेलो बच्चों, अशोक महान विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 कक्षा 10 विषय गणित में। पिछला वीडियो के अंदर आपने पढ़ा होगा इतनी विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ ज्ञात करना, और आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। और उसके लिए मैंने आपको उससे संबंधित एचसीएफ और एलसीएम का पूरा नाम क्या है वो आपको बता दिया था हिंदी में कि एलसीएम का पूरा नाम लघुत्तम समावर्तक तथा एचसीएफ का पूरा नाम महत्तम समावर्तक होता है। और इनसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने और जांच करने की जो विधि थी वो आपको बता दी थी कि यदि दो संख्याएं अगर दे रखी है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की दो संख्याएं दे रखी है तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और इनमें से यदि एचसीएफ ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल में एलसीएम का भाग दे दीजिए तो आपके पास में एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। और अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो एचसीएफ का भाग दे दो, पहली संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या का भाग एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में दे दीजिए। और इस प्रकार अब हम अध्ययन करेंगे 1.2 में। और पिछले वीडियो के आधार पर आपने प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल कर लिए होंगे और होमवर्क जो कॉपी है उसमें आप नोटेड करते जाइए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 में जो पहला जो सवाल है वो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर देखते हैं। जैसे पहली संख्या कोई भी अगर लें, पहला सवाल में पहले के अंदर आपके पास में 5 सवाल है और 5 में से केवल एक सवाल मैं बताऊंगा। और एक सवाल मान लेते हैं सबसे अंतिम सवाल 5 नंबर का, पहले का 5, और इसमें 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं इसमें सबसे पहले 2 का भाग हो जाएगा नहीं, 3 का भाग हम देखते हैं। पहले आपको संख्या 9, 11, 15, 22, तो इसमें भी 3 का भाग हो जाएगा। 4 और 5 का भाग जाने की सवाल नहीं उठता है। 6, 7 का भाग मिल जाएगा। 8, 9, 10, और इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देंगे भाग सबसे पहले भाग देंगे 12, 13 का भाग मिल जाएगा। 14, 15, 16, 17 का भाग देंगे हम लोग। 17 का भाग दिया तो 17 चौके 68, 74 में से 68 घटाते हैं तो आपके पास बचते 6। 70 पे क्या मान घटा दिया, बच गया आपके पास में 11, 9, 17, 17, 19। अब इसमें 17 के बाद में 19 का भाग देंगे। 19 से कम 19, 19 गुना 38, बचे 5, 7, 19 के 57, और फिर 23 का भाग। और हम इसको इस पर लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, और ये अभाज्य गुणनफल के रूप में इसे लिख देते हैं।
और यही अपने पास होता है। इस प्रकार से आप अपने देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, सवाल नंबर इसी का पहला सवाल, और पहले में 140 के गुणनखंड करें। 140 में 2 का भाग दें, 7 में 14, 2 का भाग दिया 35, 5 का भाग दिया 7 और 7 का भाग दिया 1 बार, और अपने पास बन गया 140 लगाकर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। और इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब इसके आधार पर आप से सवाल अपने होमवर्क बुक में हल कीजिएगा। सवाल नंबर 2 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर 3 सवाल है और उसमें जांच भी करनी है। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं है। तो आप के लिए हम सवाल लेते हैं। सबसे छोटा सवाल है, पहला सवाल दूसरे का पहला। इसमें 2 संख्याएं हैं 26 व 91। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालते हैं 26 बराबर और 91 बराबर। 26 के गुणनखंड 2 का भाग दिया 13 और 13 का भाग दिया 1 बार, और गुणनखंड हो गया अपने पास में 2 गुणा 13। इसी तरह 91 के गुणनखंड में 7 13 13 1, और इसके गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। एचसीएफ, ध्यान रखें एचसीएफ के अंदर जो संख्याएं के गुणनखंड हुए हैं उन गुणनखंड के अंदर जो संख्याएं मिलती है उन्हीं को उतार करके गुणा कर लेंगे। यदि एक ही संख्या मिलती है तो एक संख्या लिखेंगे, यदि 2 संख्या मिलती है तो आप उनका गुणा कर लीजिए और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ देखिए तो हमारे पास में 13 ही मिला है, इसलिए एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखवाया था एलसीएम बराबर कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। एलसीएम बराबर पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 51 बटा एचसीएफ 13। 13 26 का 2 बार, 2 के से गुणा करेंगे तो एलसीएम बराबर 18 182। तो एलसीएम तो हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। क्या लिखेंगे? आता है दी गई संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः है 13 व 182 होंगे। और अब हमें इनका जो है जांच करना है कि ये सही है या गलत। तो जांच के लिए जांच बगल में हम जांच कर लेते हैं, और जांच के लिए मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
पहली संख्या 26 91 बराबर एचसीएफ पहली संख्या की सॉरी एचसीएफ था अपने पास 13 और एचसीएफ था 182 पहली संख्या थी 26 और दूसरी संख्या थी 91 गुणा करते हैं 13 दूना 26 का 6 13 104 2 106 13 10 2364 इधर अपने पास में 2364 प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ यदि बराबर आ जाए इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हाँ हमारे द्वारा निकाले गए एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो ये इसके सवाल की जांच होगी। अब इसके आधार पर आप जो है सवाल नंबर 2 हल कीजिएगा। सवाल नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। 3 में 2 संख्या के बजाय अब 3 संख्या है और इसमें सवाल नंबर 3 है। तो आप देखते हैं सवाल नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 में इसका दूसरा सवाल दे रखा है 17 23 29 व 29 का एचसीएफ व एलसीएम अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे जो पहली संख्या अपने पास 17 उसका गुणनफल करते हैं 17 दूसरी संख्या 23 और तीसरी संख्या 29 है। 23 बराबर 17 के जो है गुणनफल किए तो 17 गुणा 1 17 1 17 23 के गुणनफल करें तो 23 गुणा 1 और 29 के 29 गुणा 1 और यहाँ प्राप्त होगा एचसीएफ बराबर एचसीएफ के अंदर हमने बताया था कि जितने भी संख्याएं हैं उनके गुणनखंड में जो मिल जाता है अंक पूर्णांक उसको उतार करके गुणा कर लीजिए। यदि एक ही पूर्णांक है तो उसका एचसीएफ वही होगा। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं आती है तो उनके आपको गुणनफल करना पड़ेगा और जो गुणनफल प्राप्त होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ 17 गुणा 1 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1 इसमें जो तीनों गुणनखंडों के अंदर हमारे पास जो मिलान कर रहा है मैच कर रहा है वो एक ही है और एक है। तो एक हमारे पास हो जाएगा एचसीएफ एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम यदि ज्ञात करना हो तो एलसीएम बराबर जो मिलता है वो तो लेंगे अर्थात एचसीएफ तो आएगा है। इसके अलावा जिन संख्याओं में से नहीं मिल रहा है वो हमें लेना होगा। जैसे इसमें से 17 नहीं मिला गुणा 23 गुणा 29 अब इनका जो गुणनफल प्राप्त होता है वो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा आपके पास में गुणा करें सबको तो 11 339 एलसीएम आ जाएगा। इनको गुणा दोगे इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे तो आपके पास 11,339 प्राप्त होगा जो एलसीएम होगा और एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इसके आधार पर आप एचसीएफ और एलसीएम सवाल नंबर 3 से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है
इसी में आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 में। 4 के अंदर दो संख्या दे रखी है, एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखते जी, सवाल नंबर 4 दिया है पहली संख्या या पहला पूर्णांक 306, दूसरा पूर्णांक 657 और एचसीएफ बराबर दे रखा है 9। ज्ञात करना है एलसीएम और सूत्र लगाएंगे, क्योंकि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहला पूर्णांक या पहली संख्या गुणा दूसरा पूर्णांक या दूसरी संख्या। तो ज्ञात सूत्र के अनुसार रकम रखते हैं। एचसीएफ अपने पास दे रखा 9 गुणा एलसीएम बराबर पहले पूर्णांक दे रखा है 306 गुणा 657। अब ये गुणा है तो ये भाग देगा, बट्टे में चले जाएगा और ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे में 9। और यदि 9 से इसे काटें तो अपने पास जाएगा 306 गुणा 963 2 9 किया 27 75 और इसको यदि गुणा कर लें तो 306 गुणा 73 18 9 42 21 22,338 22,338 हमारे पास में एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसमें है ये वाला सूत्र जो शायद मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको लिखवा दिया था। अब इसी क्रम में चलें तो सवाल नंबर 5 पर चर्चा करते हैं और इसमें दे रखा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो याद रखें कि वही संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है जिसके गुणनखंड में 2 व 5 आता हो। यदि 2 आया और 5 का कोई स्थान नहीं आता है या फिर 5 आ रहा हो और 2 का कोई स्थान नहीं है तो वहां पर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए देखते हैं सवाल नंबर 5वां, इसकी व्याख्या करते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में है संख्या अपने पास दे रखी है संख्या 6 की घात है और हमें ये बताना है कि ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी। 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ये हमें दर्शाना है, बताना है। देखते हैं। और अभी हमने बताया था कि चूंकि किसी भी संख्या में इकाई अंक शून्य तभी हो सकता है जब
इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2 की घात n गुणा 5 की घात n का रूप प्राप्त हो। अर्थात उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का आना अति आवश्यक है। यदि दोनों में से कोई भी अंक नहीं आता है, दोनों में से कोई भी एक अंक नहीं आएगा तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए 6 की घात n में देखें तो 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n है, और यहां हम देखें तो 6 गुणा 3 में 5 का कोई स्थान नहीं है, 5 के स्थान पर 3 प्राप्त हुआ है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है। पांच का कोई स्थान नहीं है, इसलिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। देखते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पहली संख्या पर चर्चा करते हैं। पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा इधर दूसरी संख्या पर चलते हैं। दूसरी संख्या में 7 गुणा 6 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। दोनों संख्याओं पर हम चर्चा करते हैं। यह देखते हैं सबसे पहले प्लस का निशान, और प्लस के निशान के दोनों तरफ इधर देखें तो 13 है, और प्लस के इधर और देखें तो भी हमारे पास में 13 प्राप्त है। तो दोनों तरफ दोनों संख्याओं में 13 एक उभयनिष्ठ संख्या है, और ये इस संख्या का एक गुणनखंड है। तो यहां से हम 13 को कॉमन लेंगे, और यदि हम 13 का भाग दें, यहां से यहां तक भाग दें संख्या में प्लस से पहले तो प्राप्त होगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस अंतिम संख्या अपने पास 13 में 13 को डाल देगा तो 1 प्राप्त होगा। और यह लिख सकते हैं कि 13 7 गुणा 11 प्लस 1। और लिखेंगे 13 दी गई संख्या का एक गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इसी प्रकार यदि दूसरी संख्या में चले इधर वाले में, तो यहाँ पर भी प्लस का निशान देंगे तो प्लस का निशान यहाँ है, प्लस के निशान के बाद केवल 5 है, और प्लस के निशान से पहले 7 6 5 4 3 2 1 जो कि गुणनफल के रूप में है। यहाँ से देखें तो 5 दोनों तरफ 12 कोण में, इधर 5 है, यहाँ पर 5, तो ये 5 उभयनिष्ठ हो गया है। लिखेंगे 5
तो यदि यहाँ से आपको भाग दें तो अपने पास में प्राप्त होगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 या 5 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। इसलिए ध्यान में लिखेंगे 5 दी गई संख्या का एक गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। और इस प्रकार इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी का प्रसार अंतिम सवाल है कि सोनिया और रवि नाम के एक लड़का एक लड़की हैं और एक मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सोनिया का एक चक्कर लगाने में लगभग 18 मिनट का समय लेती है और रवि 12 मिनट का समय लेता है। तो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय दौड़ना शुरू करते हैं या चलना शुरू करते हैं, तो उनके द्वारा लिया गया समय हमें याद करना है। तो एक ही स्थान से और एक ही समय कोई दौड़ता है या चलता है तो उनके द्वारा लिया गया समय का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं और जो प्राप्त होगा एलसीएम वो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं रवि के द्वारा लिया गया समय है 12 मिनट और सोनिया के द्वारा लिया गया समय है 18 मिनट। दोनों के यदि गुणनखंड करें 12 के गुणनखंड तो 2 गुणा 3 और 18 के गुणनखंड करें तो हमारे पास आता है 2 गुणा 3 गुणा 3 और दोनों का एलसीएम निकालें तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 तो 6 गुणा 6 अर्थात 36 हमारे पास मिनट दोनों के द्वारा लिया गया समय प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं सवाल में सवाल नंबर 7 सोनिया के द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट। रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। और दोनों क्योंकि एक ही स्थान व एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं ऐसी दशा में हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसलिए 18 बराबर 18 गुणनखंड में 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 3 और एलसीएम बराबर हमने बताया था जो मिलता है हम तो लेंगे। हम मिलने में देखें 2 से 2 मिल रहा है और 3 से 3 मिल जाता है तो 2 गुणा 3 ये तो हम लिखे। इसके अलावा पहली जो संख्या थी गुणनखंड इसमें जो नहीं मिल रहा हुआ है अपने पास 3 और दूसरी संख्या के गुणनखंड में नहीं मिल रहा हुआ है 2 और इनका गुणनखंड करते हैं 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 अर्थात 36
तो एलसीएम प्राप्त हो गया 36 आता है, दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर 36 मिनट। तो 1.2 जो अध्याय है वो कंप्लीट हो गई और आपको अपने घर पर और वीडियो के माध्यम से सवाल हल करके अपनी कॉपी में होमवर्क कॉपी के अंदर नोट कर लें। अब देखते हैं इसी क्रम में अगर चलें, इसमें प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे, पर उसके अंदर थोड़ा चर्चा करते हैं। एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो बता दिया हम लोगों ने आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, कि परिमेय जो संख्या है वो p बटा q के रूप में लिखते हैं और अपरिमेय संख्या है वो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात ये भी है कि जो संख्याएं अंडर रूट में आती हैं, अंडर रूट जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 17, ये जितनी भी संख्या बताई गई है ये सब अपरिमेय संख्याएं को उदाहरण है। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। और परिमेय संख्याओं के जो है वो है 3/7 माइनस 9/17, 8/10, 6/4 और ये सब परिमेय संख्याओं का उदाहरण है। परिमेय संख्या शर्त इसमें है परिमेय संख्या में कि यहाँ हर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो फिर उस संख्या का मान भी 0 हो जाएगा। 0 अपने आप में स्वतंत्र है। तो यहाँ देखें आप, और हमें इस प्रकार से सवाल मिलेंगे 1.3 में, जिसमें इन सब को हमें सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार से सिद्ध करके बताइए। ध्यान रखना है कि जो भी संख्या अंडर में आ जाए, कई संख्याएं के अंडर में जैसे 225 है, पर ये याद रखना 225 के गुणनखंड करें तो इसके साथ जो भी संख्या आएगी, देखिए 225 के गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और इसमें इसका जोड़ा बन गया 3 और इसका बन गया 5। 5 के यहाँ 15 क्लियर हुआ और 15 जो है अंडर रूट में नहीं आ रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है और अपरिमेय संख्या नहीं है। ये हो गई परिमेय संख्या। कौन सी बन गई? परिमेय संख्या या पूर्णांक बन गया है। ये पूर्णांक भी गए। अब नेक्स्ट जो वीडियो देंगे आपको, उसके अंदर आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि अपरिमेय संख्या है सिद्ध की। तब तक आप जो प्रश्नावली 1 जो है 2 उसके सारे सवाल आप हल करें। धन्यवाद।